तो हो गया था लास्ट क्लास में, एच बी हो गया था, एक दो क्वेश्चन बचे थे शायद एच बी हो गए, तो हो गया था, दिखाओ जरा एक बार। ठीक, तो कौन सी क्लास थी वो याद है? संडे को थी, मतलब कल थी क्या क्लास? कल थी क्या? परसों थी। परसों क्या डेट थी? 2 अगस्त ना, 2 अगस्त को मॉर्निंग की क्लास थी, फर्स्ट है ना? चलो कोई नहीं, फिर ऐसे ही करते हैं। मान लो ये वाली रिएक्शन दे रहा हूँ आप, इस रिएक्शन की एचबीओ करवाओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसकी करवाओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कितने प्रोडक्ट बनेंगे और क्या रिलेशन होगा अगर एक से ज्यादा है तो? जल्दी बोलो। एनेंशोमर ऊपर वाले में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कौन सा एडिशन देता है? एंटी एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बट सिन एडिशन। तो सिन एडिशन का मतलब है यहां पर अगर H वेज पे होगा तो OH भी कहाँ होगा? वेज पर। तो मिथाइल कहाँ होगा? डैश, ठीक है ना? और यहीं पर क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आपका क्या, मार्कोनिकॉफ रूल अगर लगता तो यहाँ H है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ H ही होगा ना चौथी वैलेंसी, तो रिच गेट्स रिचर। तो यहाँ H है तो यहाँ पर क्या आएगा? H OH। तो ये तो मार्कोनिकॉफ रूल हुआ, हमें एंटी मार्कोनिकॉफ चाहिए तो उल्टा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग ये दो बना देंगे। अब ये भी आपका डैश पर आएगा और ये भी आपका डैश पर आएगा। अब H अगर डैश पे जाएगा तो मिथाइल कहाँ जाएगा? वेज पर। बोलो सही है, आ जाओ। तो यहाँ पर दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे? एनेंशियोमर। तो एनेंशियोमर होंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे? रेसिमिक मिक्सचर। बोलो, अगले वाले में बोलो। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और सिन एडिशन। अगले वाले में क्या है? एनेंशियोमर ही आएगा क्योंकि यहाँ भी वही होगा। देखो लेस हिंडर्ड साइड पर ऐसे याद रखो, लेस हिंडर्ड साइड पर H और यहाँ पर, मतलब लेस हिंडर्ड साइड पर OH आता है, तो यहाँ पर आपको OH लगाना पड़ेगा और उस साइड पे आपको क्या लगाना है? H। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? इस जगह पे आ जाएगा OH और इस जगह पे आ जाएगा H, और सिन एडिशन हो रहा है। सिन एडिशन हो रहा है तो यहाँ वेज है तो यहाँ भी वेज, ठीक है। दूसरा अपन स्ट्रक्चर बना देंगे इसका, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? डैश डैश। तो ये लो भाई डैश, और यहाँ भी देखो डैश। अब ये दो जो प्रोडक्ट है ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे आ रहे हैं? ये देखो यहाँ से 180 डिग्री इस तरफ रोटेट करेंगे तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहे हैं। तो मिरर इमेज बन रहे हैं यानी ये दोनों भी एनिंशोमर है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। आ रहा है? इस तरह से हमें सोचना है, राइट।
तो याद रखिए जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया जाए तो OH लेस हिंडर्ड साइड पे जुड़ेगा, OH लेस हिंडर्ड साइड पे जुड़ेगा और दूसरी साइड पर H, और दोनों का एडिशन सिन होगा। सिन एडिशन का मतलब है एक वेज है तो दूसरा भी वेज होगा, H अगर वेज है तो OH भी वेज, और H अगर डैश है तो OH भी डैश, ठीक है, मतलब सिन एडिशन। बट थ्रू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, थ्रू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चले आगे, चलिए इसके बाद अगला आता है, यहां पर अगर मान लीजिए मैंने अल्काइन लिया, या पहले एल्कीन ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां मैंने लिया OMDM, यहां मैंने लिया HBO, आ जाओ, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां भी मैंने लिया OMDM, और यहां लिया HBO। बताइए क्या रिलेशनशिप होगा? ऊपर वाले के दो कंपाउंड जो मेजर होंगे P1 P2, इसमें क्या रिलेशनशिप होगा, और यहां भी P1 P2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? ऊपर वाले में पोजिशनल आइसोमर और नीचे वाले में फंक्शनल आइसोमर। OMDM का रिएजेंट क्या होता है आप बताओ, खड़े जाओ। व्हाट इज द रिएजेंट ऑफ OMDM? ठीक है, ठीक है, इन बेसिक मीडियम। HBO का बहुत बढ़िया, बैठो बैठो बैठो, जल्दी आओ। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि पहली वाली रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ जब रूल के थ्रू एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, यहाँ तो लगेगा क्या H, और यहाँ क्या लगेगा OH, बोलो मेरे भाई, और यहाँ क्या आएगा H। उल्टा कर दूं, यहाँ पर उल्टा क्यों करूंगा मैं, ऊपर वाले में मार्कोनिकॉफ रूल, ऊपर वाले में मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है OH, और यहाँ क्या आएगा H, यही होता है ना, रिच गेट्स रिचर, तो यहाँ पर वाटर का H और यहाँ वाटर का OH, है ना, ये OMDM में होगा, जबकि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये किसमें लगता है HBO में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे उल्टा कर दो इसका, यहाँ H लगा दो और यहाँ OH लगा दो, तो ये आपका प्रोपेन 1 ऑल है, ये प्रोपेन 2 ऑल है, या एल्केन 1 ऑल है, ये एल्केन 2 ऑल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, P1 एंड P2 आर पोजिशनल आइसोमर्स टू ईच अदर, आ जाएगी पोजिशनल आइसोमर्स टू ईच अदर, ठीक है। जबकि इसमें हमें क्या ध्यान रखना है बताओ, ये मार्कोनिकॉफ रूल तो है, लेकिन क्या रीअरेंज मतलब HOH जोड़ने के बाद क्या यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बचेगा, अब एक पाई बॉन्ड बचेगा तो यहाँ पर ये इनॉल बनाएगा, क्या बनाएगा, इनॉल, तो इनॉल जो होगा वो टॉटोमराइज कर जाएगा इनटू कीटो, है ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये कीटो फॉर्म में जो से टॉटोमराइज करेगा तो इट विल बी टॉटोमराइज इनटू मोर स्टेबल इन टॉटोमर फॉर्म बाय टॉटोमेरिज्म, यहाँ क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH3, तो ये इनॉल फॉर्म किस में आ जाएगा कीटो, और ये आपका मेजर फॉर्म होगा, क्या होगा मेजर, क्योंकि C डबल बॉन्ड C ज्यादा स्टेबल होता है या C डबल बॉन्ड O। टॉटोमेरिज्म का सिंपल टेक्निक ये होती है कि C डबल बॉन्ड C को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो H हटाकर, और वो जो H है उस कार्बन की जो वैलेंसी फ्री हुई है उसमें वो ऐड कर दो। अब यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगाया HOH, इसका उल्टा करना है अपने को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में यहाँ क्या होगा H और लेस हिंडर्ड साइड पर OH। अब ये भी आपका क्या बन गया इनॉल फॉर्म, और इनॉल को टॉटोमराइज करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा CH2
C डबल बॉन्ड OH। अब ये कीटो फॉर्म किसकी है? इनॉल की, सॉरी एल्डिहाइड की, राइट। ऐसे मत सोचना कि एल्डिहाइड की इनॉल कीटो फॉर्म नहीं होती। C डबल बॉन्ड O को कीटो बोलते हैं और C डबल बॉन्ड C को इनॉल बोलते हैं। तो ये इनॉल फॉर्म से किस में टॉटोमराइज हो जाएगी? कीटो में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? मेजर। तो यहां पर अब आपका P1 P2 जो है वो क्या दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जब होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बोलो भाई, है ना। हालांकि देखो पोजिशनल आइसोमर भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का पार्ट है और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होता क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही बोलेंगे अपन, है ना। तो वैसे कॉमन टर्म तो हो जाएगी, दोनों में ही P1 P2 क्या होंगे? स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या रिजियो आइसोमर। लेकिन स्पेसिफाई करना है तो ये पोजिशनल आइसोमर है, बट यहाँ ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ टॉटोमेरिज्म करवाना भूल गए तो फिर यहाँ तो पोजिशनल आइसोमर है ये दोनों, लेकिन ये दोनों पोजिशनल आइसोमर नहीं माने जाएंगे बिकॉज ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, दे आर नॉट सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एल्काइन की जब भी आप OMDM या HBO करवाते हैं तो याद रखिए डोंट फॉरगेट टू टॉटोमराइज इट, बिकॉज एक पाई बॉन्ड टूटकर HOH लगता है, उसके वजह से इनॉल बनता है और वो रैपिडली आपका टॉटोमराइज कर जाएगा इनटू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में। यस और नॉट? बात समझ में आ गई? चले आगे, चलिए। नोट कर लिया? चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए। ए कोई कंपाउंड है, इसका OMDM किया तो ये बना। अब इसका HBO करेंगे, बी बना। ए कोई एल्कीन है, बताइए। है बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां पर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि हमें पता ही है मार्कोनी का रूल लगा रहा है, तो मार्कोनी को रूल लगा रहा है और वाटर का एडिशन कर रहा है, तो इसका उल्टा सोचो। देखो एक बात याद रखो, आपको रिएक्टेंट रिएजेंट से प्रोडक्ट बनाना होता है, इसका उल्टा भी होता है। ज्यादा कई रिएक्शन में प्रोडक्ट दिया होता है, रिएक्शन रिएजेंट दिए होते हैं और रिएक्टेंट सोचा होता है, या ये भी होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया होता है और रिएजेंट सोचने पड़ते हैं, है ना। तो तीनों तरह से रिएक्शन को घर पे प्रैक्टिस किया करो कि अगर रिएक्टेंट रिएजेंट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट दिया हुआ है रिएजेंट दिया हुआ है तो रिएक्टेंट क्या होगा, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया है तो रिएजेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों से आना चाहिए। अब यहां से हमने HOH हटाया तो डबल बॉन्ड बना लिया। अब इसके बाद इसको उल्टा सोचो, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो बताओ क्या इसका उल्टा कर दूंगा मैं और यहां पे लग जाएगा, क्या नाम है इसका? UPC, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। कर लोगे इस तरह की रिएक्शंस? बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक रिएक्शन और है, वो है आपकी कुचरोव रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है। एक्चुअली एल्काइन का जो हाइड्रेशन करते हैं वो ज्यादा बेटर रहता है कुचरोव रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन से? कुचरोव। तो ये कुचरोव रिएक्शन क्या है, आओ जरा इसको देख लेते हैं। कुचरोव रिएक्शन, इट इज सिंपली हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बाय मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बाय मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब जो पानी का जो हम एडिशन कर रहे हैं वाटर का, वो OMDM से ज्यादा प्रेफर किया जाता है किसमें? कुचरोव रिएक्शन में। इसलिए OMDM में आंसर जो देगा वही आंसर कुचरोव में आएगा, लेकिन परसेंटेज यील्ड ज्यादा किसमें आएगी? कुचरोव में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आओ जरा समझते हैं। मान लीजिए अपन ने क्या किया, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? डाइल्यूट
H2SO4 प्लस HgSO4, मतलब मिक्सचर में ले रहे हैं हम लोग, प्लस का मतलब है डाइल्यूट H2SO4 में HgSO4 ले रहे हैं। HgSO4 की जगह हम लोग इसको Hg+2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Hg+2। अब ये कैसे होगा देखो जरा ध्यान से, यहां पर सबसे पहले आपका क्या होगा कि जो मर्क्यूरिक आयंस होते हैं, ये देखो वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और इनके पास लोन पेयर भी है, तो एल्काइन का पाई बॉन्ड मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग टूटेगा, नेगेटिव नेगेटिव +2 को मिलेगा, और साइमल्टेनियसली लोन पेयर है, तो हमने कहा था लोन पेयर होंगे तो नॉन क्लासिकल केटायन बनेगा, और नॉन क्लासिकल केटायन रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ क्या लगा देगा Hg+2 वापस आ जाएगा। बोलो वापस कैसे आया? हाँ, यहाँ देखो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा, तो इसमें +2 और -1, +1 रह गया भाई, इसमें माइनस इस पे प्लस, तो प्लस माइनस दो प्लस है तो एक प्लस बच जाएगा, और एक लोन पेयर वापस आप वापस दोगे इस केटायन को, तो वापस से एक प्लस आएगा, तो टोटल प्लस कितने हो जाएंगे? 2। ये बन जाएगा आपका नॉन क्लासिकल केटायन। बोलो सही है। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, H2O का अटैक करवाएंगे। इसका अटैक करवाएंगे H2O का, तो जैसे H2O इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो बताओ क्या आ जाएगा, RCOH2+। क्या लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड पेयर में? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2। पहले देख लो आराम से रिलैक्स होकर, पहले देख लो लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड पेयर में कार्बन के साथ, और साइमल्टेनियसली हमने इसको तोड़ दिया। आपको ध्यान हो तो हमने बताया भी था कि नॉन क्लासिकल केटायन में रिंग जो होती है वो हमेशा एंटी साइड से खुलती है, और वहां से खुलती है जहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो, तो 2 डिग्री वाले कार्बोकेटायन साइड से खुलेगी या 1 डिग्री, तो इस साइड से ही क्यों थोड़ा समझ में आ गया, इधर से तोड़ोगे तो 1 डिग्री, इधर तोड़ोगे तो 2 डिग्री, तो यहां पर हम बोलेंगे इस जगह पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ गया Hg+1। अब +1 क्यों? क्योंकि इधर से बॉन्ड टूटा तो माइनस आया, माइनस और +2, +1 बचेगा। बोलो, अब ये जो कंपाउंड है ध्यान देना, ये जो कंपाउंड है अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज आउट कर दूं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये मेटल को वापस बाहर निकलना है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर कैटलिस्ट है, तो वापस से रिलीज हो जाती है। तो बताइए ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल और कार्बन आपस जुड़े हुए, तो ये एनायन के फॉर्म में मतलब यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होगा, किस पर? इस पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसको, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देने के कारण ये पार्शियल नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या करेगा, इसका H पॉजिटिव ले लेगा, एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये बेस है H+ एक्सेप्टर, और ये है एसिड H+ डोनर, और वैसे भी इसको न्यूट्रल होना है, तो ये न्यूट्रल होगा तो H+ निकालना चाहेगा इसे, तो इसको मिल गया, तो यहाँ क्या आ गया OH, ठीक है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2, तो एक और H मिलते CH2 बन गया। अब ये है इनॉल, बताओ इनॉल ज्यादा स्टेबल होती है या कीटो, तो ये टॉटोमराइज करके अपना क्या बना देगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। क्या ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा? अगर आपको डायरेक्ट आंसर बनाना हो, अब देखो डायरेक्ट इसकी ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट आंसर बनाना हो तो वही OMDM जैसा आंसर बनाओ, और कहाँ पर H2O का OH जोड़ो जहां पर कार्बोकेटायन स्टेबल हो, तो सीधा आप H2O का OH यहाँ लिखो, और H2O का H कहाँ लिखो, यहाँ पर OHH, और देन टॉटोमराइज इट, ठीक है ना। चलो आगे, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस पर करके बताओ।
चलिए बच्चों आगे, कोई समस्या? चलिए सभी ने नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए आपने बोला पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3, इस पर हम क्या रिएजेंट डालते थे, HgSO4। ठीक है, तो रिएजेंट्स याद करो, और ये या Hg+2, क्योंकि सल्फेट पे -2 है तो मर्क्यूरी पे कितना होगा, +2 है ना। तो मर्क्यूरी की आयन यहाँ पर आपकी क्या है, कैटलिस्ट, और ये इसको लेना किस में है, डाइल्यूट H2SO4। अब देखो आपके ये डाउट अपन डिस्कस करना भूल गए कि क्यों एल्काइन से ज्यादा यील्ड मिलती है। अगर आपको याद हो तो OMDM में हम लोग देते थे मर्क्यूरिक एसिटेट, जो मर्करी में कन्वर्ट हो जाती थी, यानी एक तरह से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। यहाँ देखो रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं हो रहा, यहाँ रिएक्टेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। Hg+2 है, शुरू में अटैक कर रहा है एल्काइन पर, और बाद में देखो बिना कंज्यूम हुए निकल रहा है। तो आप स्मॉल अमाउंट भी डालोगे तो वो रिसाइकल होता रहेगा। रिसाइकल का मतलब क्या है, अब वो वापस दूसरे एल्काइन पर अटैक करेगा, फिर दूसरे एल्काइन पर अटैक करेगा, फिर निकल जाएगा, फिर तीसरे एल्काइन पर अटैक करेगा, फिर निकल जाएगा, फिर चौथे एल्काइन पर अटैक करेगा, फिर निकल जाएगा। यानी कैटालिटिक अमाउंट ही काफी है। कैटालिटिक अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी इज सफिशिएंट। इसीलिए याद रखना, इट इज बेटर देन OMDM। ठीक है, इट इज बेटर देन OMDM सिंस Hg+2 सो मोर यील्ड, ऐसे लिख लो बस, इट इज बेटर देन OMDM, it is better than OMDM, so more yield of product, so more yield of product, मतलब इसमें प्रोडक्ट की यील्ड बच्चों ज्यादा मिलती है। और क्यों बेटर यील्ड मिलती है, बिकॉज यहाँ पर Hg+2 कंज्यूम नहीं हो रहा है, वहां मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरी में डी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी मर्क्यूरी निकल जा रही थी, खत्म हो रही थी, मर्क्यूरिक एसिटेट मर्क्यूरी में टूट रहा था। इट मींस क्या है कि वहां पर आपको बार बार मतलब मिलाना पड़ेगा अगर एल्काइन वापस चेंज करनी है। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए मर्करी मिलाना नहीं पड़ेगा, तो मर्करी यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पर Hg+2 इज एक्ट एज कैटलिस्ट, और साथ ही साथ कैटलिस्ट के साथ ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एल्काइन क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। आ जाओ, एल्काइन क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल। कर तो सकते हो आप, लेकिन मेनली ये जो रिपोर्ट की थी कुछ लोग रिएक्शन, 60 डिग्री पर एल्काइन के लिए प्रेफर की जाती है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि एल्काइन जो होती है उसमें भी टॉटमराइज बस नहीं होगा, ये आप बोल सकते हो। ठीक है ना, और बोलो, चले आगे। चलिए अभी क्वेश्चन इसको करके दिखाइए। सबसे पहले मरकरी कहाँ अटैक करेगी बताओ, यहाँ देखो मरकरी +2 है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या पाई बॉन्ड मार्कोनी का आप रूल के अकॉर्डिंग तोड़ोगे, भाई हमने कहा ना मार्कोनी का एडिशन ही करना है पानी का। तो पहले हम तो अगर पूरा मैकेनिज्म लिखना चाहते हैं तो ये तो इसको नेगेटिव इसको देगा, और यहाँ पॉजिटिव इसके लोन पे ले लेगा। तो बताओ क्या यहाँ बन जाएगा आपका PH C डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा Hg+2, ये रिंग बना दी, बोलो सही है। उसके बाद H2O का अटैक कहाँ होता था, क्या बोला था हमने, न्यूक्लियोफाइल का अटैक एंटी अटैक होता था, एंटी अटैक, यानी अगर मरकरी नीचे है तो ये ऊपर से अटैक करेगा, और ये मरकरी ऊपर है तो H2O नीचे से अटैक करेगा। बट एंटी अटैक एट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ये याद रखो भाई, है ना, नॉन क्लासिकल रिंग को हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वाली साइड से ही खोलना है। तो बताइए यहां से हम इसको इस तरफ से क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ना यहाँ पर बेंजीन का क्या लग रहा है +M, और यहाँ मिथाइल का क्या लग रहा है +I। आप बताओ +M ज्यादा स्टेबिलिटी देगा कार्बोकेटायन को या +I, तो इसी कारण से हम बोलेंगे यहाँ पर जो बेंजीन होगी उस पर हम बोलेंगे यहाँ H2O का क्या आ जाएगा, OH2+, बोलो, और एक लोन पेयर हमने बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करा दिया, एक लोन पेयर बच गया, और ट्रिपल बॉन्ड की जगह यहाँ बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड है ही सही, और यहाँ क्या आ जाएगा Hg+2 किस में आ जाएगा, Hg+1 में, और ये आ गया CH3, बोलो सही है। अब बताओ क्या होगा, क्या मरकरी एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा COH, और यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और मरकरी निकल के यहाँ मिल जाएगा H, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3, और ये हो जाएगा आपका टॉटमराइज, बोलो यार, ये टॉटमराइज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जैसे ही होगा तो ये बन जाएगा CH। ठीक है ना, और बाद में टॉटमरिज्म इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है या कीटो, कीटो, तो यहाँ आपका आ जाएगा CH3, बोलो सही है।
तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। वाई? बिकॉज इनॉल नॉर्मली इज मोर स्टेबल देन कीटो। देखो वैसे तो कीटो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड सी से, इसीलिए रेजोनेंस होने के बावजूद ये ज्यादा स्टेबल है ना। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से काफी कम है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में अगर बन रहा हो ना तो वो अपने आप में एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। किसका काम करता है? किसी भी रिएक्शन में सी डबल बॉन्ड का बनना अपने आप में एक तरह का ड्राइविंग फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसकी बॉन्ड एनर्जी कभी लिखवा दूंगा मैं आपको, बहुत अच्छी खासी हाई होती है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बनने के बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा मानते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन एनॉल में अगर एरोमेटिसिटी आ जाए या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, है ना, या कोई बहुत स्टेबल चिलेशन हो जाए तो बात अलग है। नॉर्मली हम कीटो फॉर्म को ज्यादा स्टेबल मानते हैं। इज दैट क्लियर? तो एरोमेटिसिटी या एक्सटेंडेड रेजोनेंस, है ना, या स्टेबल चिलेशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। चिलेशन जानते हो ना, जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम चिलेशन भी कहते हैं। तो स्टेबल रिंग बन रही हो जैसे 6 मेंबर रिंग, तो उस केस में आपकी इनॉल ज्यादा स्टेबल होगी, अदरवाइज कीटो ही ज्यादा स्टेबल मानेंगे। बोलो सही है? अच्छा, इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं इस बॉन्ड की, और यहां पर ये टूटा कैसे, ये Hg+2 निकला है, ये नेगेटिव ने क्या ले लिया H+, और H+ लेकर यहाँ न्यूट्रल बनाया था। तो ये कैसे हुआ समझ में आया ना? ये Hg+2 टूटा तो यहाँ डबल फिर से एक प्लस आया, और यहाँ माइनस ने H+ ले लिया, तो CH माइनस मिलकर C- ने क्या बना लिया CH, क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था ना, तो नेगेटिव ने H+ ले लिया। तो एक तरह का एसिड बेस रिएक्शन है ये। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, पहला वाला स्टेप ये वाला, ये आरडीएस फर्स्ट स्टेप, ये आरडीएस। और H2 का अटैक कहां से करवाना है आपको? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। चलो बाकी से आप घर से करके लाना, मैं एरोमेटिक रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफी फिर पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको करके लाना है सेम। हाँ, मैकेनिज्म से करके लाना, मैकेनिज्म पर प्रैक्टिस हो जाए इसीलिए दे रहा हूँ। ये घर से कर लाना आराम से। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे अपन। और सभी को करके लानी भाई, जो होमवर्क दे दूं ना, कोई बच्चा ये कभी गलती से भी ये मानना मत मानना कि सर दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क था। एनी हाउ आपको उस सब्जेक्ट को मैनेज करना है, ठीक है ना। कोई नॉर्मली कई बार बच्चे करते हैं ये नॉर्मल बैचेस में कि सर सब्जेक्ट का होमवर्क मिला था, अगर आप इन चक्करों में पढ़े तो फिर एक अच्छी रैंक तो भूल ही जाओ। यू हैव टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट इक्वली। ओसी के टाइम पर अगर आप पीसी आईओसी या मैथ्स फिजिक्स कर रहे हो, वैसे दूसरे सब्जेक्ट के टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट कर रहे हो, तो फिर मतलब कभी बैलेंस नहीं हो पाता। तो यू हैव टू मैनेज, राइट। तो ऐसे कभी मत करना कि सर मैं कर नहीं पाया। ये कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ ऐसे बहाने अक्सर मारते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ऐसे बच्चों पे यार, कि भाई फिर कैसे आएगा तुम्हारा, तो वो आप मतलब लापरवाही कर रहे हो। तो एवरी सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दो। मैथ्स के टाइम पे मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स के टाइम पे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री के टाइम पे केमिस्ट्री। टाइम बच जाए तो फिर उस सब्जेक्ट को दो जो आपका पेंडिंग रह गया है, या जिसको आपको ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, या जिसको आपको लगता है कि मुझे टाइम देने की जरूरत है। लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता है कि ओसी का आपको अच्छी लगती है आप ओसी ओसी पढ़े जा रहे हो, है ना। ये तरीका बहुत गलत है। एक सब्जेक्ट का टाइम है तो उसको ओसी को भी छोड़ दो, एक टाइम हो गया है तो कंप्लीट। लेकिन एक बार उसको अगर आप लिमिटेड टाइम में पढ़ोगे ना तो उसका 80-90% 70% होमवर्क हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? भाई कोई भी टीचर होमवर्क देगा तो प्रैक्टिकल होमवर्क ही देगा, उसको भी पता है कि भाई बच्चे के पास जितना टाइम है उसी में उसको करना है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 5% ही होमवर्क हो पा रहा है। तो 70-80% तक भी अगर आपका होमवर्क हो गया और कुछ छूट गया तो वो चलता है, वो चल जाएगा एक बार, क्योंकि हम भी समझते हैं कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के लोड होते हैं।
लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हो सर मैं कर नहीं पाया, इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हो, आप एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हो, वो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद रिस्पेक्टिव टाइम। एंड में जो टाइम बच रहा है, अगर बच रहा है तो फिर वो आपको मैथ्स को देना है, देना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फिजिक्स को देना है दो, पीसी को देना है दो, आईओसी को देना है दो, बट ओसी का टाइम और ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट का मैं भी बोलूंगा उनका टाइम उनको दो। ये कर लाओगे घर से? चलो इसके बाद बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, पीओसी ऑफ टर्मिनल अल्काइन, पीओसी ऑफ टर्मिनल अल्काइन, एक छोटी सी टर्मिनल अल्काइन की प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना। पीओसी की फुल फॉर्म क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ टर्मिनल अल्काइन। बच्चों टर्मिनल अल्काइन जो होती है ना, जैसे कि मान लो मैंने ये लिया सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसकी 3 स्पेशल रिएक्शन से मेनली, फटाफट फटाफट लिख लेते हैं हम लोग, जैसे सोडियम मेटल टेस्ट या पोटेशियम मेटल टेस्ट, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम, इसको हम एक्टिव मेटल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल टेस्ट। दूसरा है टॉलरेंस टेस्ट, कौन सा टेस्ट? टॉलरेंस टेस्ट। अब ये टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? इसका टॉलरेंस टेस्ट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोनिकल? अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब सॉल्यूशन में लेते हैं तो उसको अमोनिकल बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ऐसे ही Cu2Cl2 टेस्ट, Cu2Cl2 टेस्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? क्यूप्रस, क्योंकि कॉपर पे +1 है या +2 है? +1, क्योंकि एक क्लोरीन पर कितना है? -1, तो 2 क्लोरीन पे -2, 2 क्लोरीन पे -2 तो 2 कॉपर पे +2, 2 कॉपर पे +2 तो 1 कॉपर पे, तो याद रखना यहाँ क्यूप्रस है, क्यूप्रिक नहीं है। आज सॉरी इक में पता है अंतर, अस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और इक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चों ये टेस्ट क्यों है? क्योंकि ये जो टर्मिनल अल्काइन है ना, ये अल्काइन यहाँ पर हाफ H2 गैस निकालती है, ये जो सॉल्ट बनेगा सोडियम एसिड, सोडियम का जो जो भी ग्रुप है वो, प्लस साथ में अल्काइन के सॉल्ट, साथ में H2 गैस निकलेगी, तो ये H2 गैस के क्या निकलेंगे? फ्यूम्स। क्या निकलेंगे? फ्यूम्स ऑफ H2। फ्यूम्स बोलो, बबल्स बोलो, एफरवेसेंस बोलो, ये टर्म भी पढ़ा करो ना, ज्यादा से ज्यादा ये टर्म में वो हुआ करो फ्रेंडली, पता लगे आपको फ्यूम्स याद है और एफरवेसेंस याद नहीं है। अब एफरवेसेंस आया सर मुझे तो पता ही नहीं था क्या होता है एफरवेसेंस, तो ऐसे टर्म आप जब पेपर में कभी क्वेश्चन आए या घर पर डीपीपी आए, मॉड्यूल आए, तो उनकी इसलिए बोलता हूँ थ्योरी जरूर पढ़ा करो दूसरे कंटेंट से, जैसे मेरी पढ़ ली आपने। अब मेरी क्लास में थ्योरी कम होगी, टीचर की क्लास में थ्योरी कम होती है, एग्जाम्पल ज्यादा होते हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे बुक पढ़ रहे हो, मॉड्यूल पढ़ रहे हो, तो वहां जो आ रही है उसको अंडरलाइन करो, ऐसे नए वर्ड्स को। आपको नहीं आते एफरवेसेंस का मतलब पता है तो पूछो आके, है ना। एग्जाम में मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन केवल इसलिए गलत होता है कि वो टर्मिनोलॉजी का मतलब नहीं पता था आपको, है ना। वैसे कई बार आइडिया भी लगाना होता है कि क्या बोलना चाहता है ना। तो एफरवेसेंस ऑफ H2, तो एफरवेसेंस का मतलब क्या होना चाहिए? फ्यूम्स या बबल्स, है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि बच्चों यहाँ पर H2 गैस निकलेगी, इस जगह पर जो होगा वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी। ये व्हाइट सॉल्ट, ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं है, ये है, ये व्हाइट पीपीटी, ठीक है। और यहां याद रखना रेड पीपीटी बनता है। कौन सा पीपीटी बनता है? रेड पीपीटी, रेड प्रेसिपिटेट। कौन सा प्रेसिपिटेट? रेड प्रेसिपिटेट। बोलो भाई सही है। अब बच्चों यहां पर बस ये याद रखना कि यहां पर देखो, इधर देखना NH4OH है, ठीक है, तो Ag+ है और NO3- है, तो NO3- H+ लेगा तो यहाँ क्या बनेगा? HNO3। और ऐसे ही Cl- H+ लेगा तो क्या बनेगा? HCl। तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, या यहाँ पर भी हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड साथ में लेते हैं, वैसे नहीं भी लोगे आंसर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो भी आंसर तो वही लिख के लाना, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बेनिफिट क्या होगा? बनने वाले जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और एसिड बनने वाला एसिड अगर न्यूट्रलाइज होगा तो पीछे वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या आएगा? फॉरवर्ड। आपको पता है ना, बाई प्रोडक्ट अगर एसिड है और मैं बेसिक मीडियम यूज कर रहा हूँ, तो बेसिक मीडियम बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देगा, और सॉल्ट बनने से इक्विलिब्रियम क्या आएगा? फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये किस काम आ रहे हैं कि बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियस बात है Cu2Cl2 2 मोल एल्काइन से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इसके पास कितने कॉपर हैं?
2। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि रिएक्शन बैलेंस करो तो इसके 2 मोल और इसका 1 मोल, बोलो सही है। लेकिन आंसर आएगा यहाँ पर कौन सा प्रेसिपिटेट, कॉपर का जो सॉल्ट है अल्काइन के साथ वो रेड, यहाँ पर व्हाइट। अच्छा ये निकल क्यों रहा है, क्योंकि आप देखो ये जो H है ना बच्चों, ये H एसिडिक है। ये कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि आपको पता है अल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, जो भी काफी ज्यादा है, इसलिए H+ निकल जाएगा। बोलो सोडियम कैसे निकालेगा, देखो सोडियम को आपको बताइए 1 इलेक्ट्रॉन निकला और साथ में क्या आ गया Na+। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, 1। पोटेशियम भी कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, 1। फर्स्ट A ग्रुप का मेटल है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो क्या करेगा, इस पर जाके अटैक कर देगा और इस पर अटैक करके इस बॉन्ड को इधर तोड़ देगा। तो H+ को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो एक H+ को 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बना, H रेडिकल। और रेडिकल का नेचर क्या होता है, डाइमराइज करना। बोलो यस और नॉट। तो ये H2 गैस डाइमराइज होगी, 2 H रेडिकल जुड़ेंगे तो 1 H2, 2 मोल H रेडिकल जुड़ेंगे तो 1 मोल H2, और 1 मोल लेंगे तो हाफ मोल H2। बोलो। अच्छा मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर बता दिया था आपको, बता दिया था ना। वो यार एक बात और, कुछ बच्चे बीच बीच में क्लास में ना बीच में एंटर हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बीच में आप लोग आ रहे हो। मुझे पता नहीं कि कैसे आ रहे हो आप, कौन से प्रोसेस है, मतलब जैसे आपको कैसे यहाँ बैच में आपको आना हुआ और किसने एंट्री दी, किस बेसिस पे मिली थी आपको। कुंदन सर से आपने बात की, तो मार्क्स कैसे थे आपके, बढ़िया थे क्या, तो आपने पहले ही साथ सबके जब एयर बन रहा था तब क्यों नहीं हुई थी आपकी एंट्री, रीजन। क्यों नहीं दिए, वही तो पूछ रहा हूँ। ऐसे शौकिया देते हो क्या टेस्ट, इच्छा हुई तो दिया, इच्छा हुई तो नहीं दिया। बेटा ऐसे मत करो ना, और बाकी बच्चों को भी बोल रहा हूँ, आपका दोस्त भी नहीं आया शायद जो उस दिन साथ बैठा था आपके, मैं बोला था ना, देखो आए रहे, आया राम गया राम बना हुआ है, कभी आएंगे कभी जाएंगे, ये चीजें बंद होनी चाहिए ना। यहाँ से आने वालों को भी नुकसान होता है और जाने वालों को भी, जाने के कारण बैच पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कभी भी कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, इट शुड। और आप कब तक आ रहे हो कि आप भी निकल लोगे, पक्का ना। यू आर हियर। और अब टेस्ट बेटा कभी मत छोड़ना, समझो बात को यार, ये बहुत गलत तरीका मान, मैं तो अलाउड ही नहीं करूँ बीच में। अब ठीक है कुंदन सर ने आपको अलाउ कर दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन अलाउ करना इज नॉट बैड, पर पॉइंट ये है कि ये चीज जो बीच में सिलेबस चल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि भाई मेरे नोट्स एक बार पढ़ लो आप, क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, है ना, हर टीचर का एक थोड़ा सीक्वेंस स्पेशल होता है, 2-3 पॉइंट उसने एक्स्ट्रा लिखवाए, किसने कम लिखवाए, तो उसके टीचर के नोट्स भी एक बार देख लिया करो, है ना। और रेगुलर रहो आप, रेगुलर और रेगुलर क्लास, रेगुलर क्लास और रेगुलर टेस्ट, है ना बेटा। और सबको बोल रहा हूँ मैं, इसको नहीं बोल रहा हूँ, सबको, जो बच्चे बीच में मुझे नए दिखे हैं, तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ यहाँ पढ़ाया, किसी टीचर ने कहीं और पढ़ाया होगा, अब आप क्या होगा ना, कंफ्यूजन में रहोगे। तो इस चीज को, भले ही आप वहां हो, वहां भी खुश हो, उनको बोलो जो आपके दोस्त हैं जो आना चाहते हैं ना, क्योंकि आप लोगों से बात तो करते होंगे वो लोग, तो उनको क्लियर बोलो, बोले भाई मत आ, वहां भी अच्छा है, वहां भी तो हम लोग ही पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तू जहाँ है वहां रहे, पर तू आएगा और जाएगा, उसमें तेरा जो बीच का जो गैप आएगा ना, वो बहुत नुकसान क्रिएट करता है। बताओ करता है नहीं करता है। अब बार बार इधर आना जाना लगा रखा है यार, और आप बताओ अगस्त स्टार्ट हो चुका है और आप एयर में भाग रहे हो, कोई लॉजिक नहीं उसका। इससे बढ़िया तो जहां हो वहां खुश रहो। अब जो बच्चे यहाँ आ गए वो यहाँ खुश रहे। अब यहाँ पर हर बात, छोटी छोटी बात में, आज पेट दुखा, चलो मैं एयर से वापस जाता हूँ, है ना, आज मूड नहीं हुआ, सर ने डांट दिया, चलो मैं एयर से वापस जा रहा हूँ, है ना। या उधर किसी को मान लो होमवर्क नहीं हुआ या उसके नंबर ठीक आ गए एक पेपर में, चलो मैं एयर में चलता हूँ। ऐसे नहीं होता है बेटा, ये पूरे साल भर की मेहनत होती है, पूरे सेशन की, समझ रहे हो ना। तो अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करो कि भाई जाओ वहां रहो, बार बार इधर उधर मत भागो, वहां से भी आती है रैंक, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि देखो, मैं यहाँ का इस बेनिफिट ये है कि यहाँ लाइक माइंडेड स्टूडेंट होते हैं, रिलेटिवली हायर रैंक के, तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा टाइम बचता है बस, और डिस्कशन अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। और पेपर्स तो यहाँ पे आपके, वहां पे बैठे बैठे भी आप दोगे तो वहां पे भी ज्यादा करवा ही देंगे, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो। पैट वाला एग्जाम हम वहाँ के बच्चों को भी करवा देते हैं, रेकमेंड कर देते हैं, अगर वो बच्चा अच्छा हो तो। उसको बोलना कभी कोई स्टूडेंट आपको जो पार्शियल एयर टेस्ट देना चाहता है, बोला यार मुझे भी देना है, क्या करूँ, वो बोला तू नंबर ला, सर से जाके मिल ले, सर रेकमेंड कर देंगे, अगर तेरे मार्क्स अच्छे होंगे तो तू वहां से बैठे बैठे भी पैट के एग्जाम दे सकता है, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बट बार बार आना जाना यार, दिस इज नॉट गुड। मतलब आप टेस्ट कर रहे हो, बताओ अगस्त में भी वो बच्चा आके यहाँ पर टेस्ट करके गया, आप अपना नुकसान भी कर गया, और बैच के लिए इट्स नॉट ए हेल्दी साइन कि कोई बच्चा आ रहा है जा रहा है।
मतलब वो बार बार समझो, आप मूवी हॉल नहीं है कि उठ के आपकी इच्छा नहीं हुई तो मूवी देखना, अब पसंद नहीं आई तो उठ के निकल लिए। इट इज बोलते ना वेरी हाईली डिसिप्लिन कंडीशंस या स्टेट होती है जहां पर हम बैठ के शांति से पढ़ते हैं। तो टेस्टिंग थोड़ी चल रही है अपनी, बताओ टेस्टिंग चल रही है क्या? आ रहे हैं फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, फिर आप सोच समझ के आओ, और एक बार आ गए तो फिर पीछे मत हटो। टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं कुछ बच्चे, और आप लोगों में से ही बोलूंगा भाई, जो आ रहे हैं वो रेगुलर हैं 100%। ये नोट कर लिया। तो देखो हमने क्या बोला बच्चों की, अल्काइन जो है ना वो टर्मिनल अल्काइन ही ये देगी, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन में ये आपको पता है कि रिएक्शन आपकी एसिडिक एच कैरी करेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई बोलता है 1 ब्यूटाइन है, ठीक है, 1 ब्यूटाइन। अब 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में बताइए कौन टर्मिनल है कौन इंटरनल है? अब देखो ये तो कौन सी एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन। ये कौन सी एल्काइन है, इंटरनल एल्काइन। इसके नीचे लिखो टर्मिनल एल्काइन, इसके नीचे लिखो इंटरनल एल्काइन। अब आप मुझे बताइए टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन, बोलो यार, क्या टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन में दो तीनों के तीनों ये टेस्ट कौन देगा? ये तीनों टेस्ट टर्मिनल एल्काइन देगा। ये तीनों ही ये टेस्ट टर्मिनल इंटरनल एल्काइन नहीं देगी। तो वी कैन डिफरेंशिएट टर्मिनल एल्काइन एंड इंटरनल एल्काइन बाय दीज टेस्ट। ये एक्सक्लूसिव टेस्ट हैं जो टर्मिनल एल्काइन के हैं, ये इंटरनल एल्काइन के भी नहीं है, एल्कीन के भी नहीं है। आप याद करो एल्कीन के भी हमने कई टेस्ट पढ़े थे जो एल्काइन भी देती थी, जैसे आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कोल्ड के MnO4 टेस्ट या Br2CCl4 टेस्ट। अब ये जो टेस्ट थे यहाँ पर याद करो पिंक कलर डीकलराइज होता था, पर्पल कलर सॉरी उसमें ब्राउन कलर ऑफ Br2 डीकलराइज होता था, बेयर्स टेस्ट में पिंक कलर डीकलराइज होता था। तो ऐसी कंडीशन हो क्या रही है, आपकी एल्काइन भी देगी एल्कीन भी देगी, तो क्या डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा क्या? नहीं, बोलो यार। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन एल्कीन की फास्ट होती है, बट अगर मैं बोलूं कि यार एक दे रहा है और एक नहीं दे रहा है तो क्या डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा? तो टर्मिनल एल्काइन को इंटरनल एल्काइन और अदर एल्कीन से अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो दीज आर दी वेरी गुड टेस्ट। इसमें क्या होगा, H2 गैस के बबल निकलेंगे, इसमें क्या होगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा, और इसमें क्या होगा, रेड पीपीटी। याद रहेगा? चलिए, मैंने बहुत सारे बच्चों की एक्चुअली ना हर साल केवल करियर इसलिए बिगड़ते हुए देखें कि दे आर कंफ्यूज्ड इन एवरी, बोलते ना मैं छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज रहते हैं और अपने करियर को बहुत आसानी से ना मोड़ लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सीनियर टीचर से जैक लगा के आ गए। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ प्लीज, है ना, अदरवाइज मत है ना, किसी बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। या बैच छोड़ दिया, ऑनलाइन करने को करूंगा मैं तो सर मुझे क्लास में ऑफलाइन वाले सर का समझ में नहीं आ रहा है, या इस बैच की जगह उस बैच में बैठूंगा। और मैं हर साल बहुत सारे बच्चों को, और बोलते ना टैलेंटेड बच्चों को वेस्ट होते हुए देखता हूँ, क्योंकि अगर आप बार बार इधर उधर ना करो ना, तो जहां आप बैठे हो परफेक्ट चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये भी ध्यान रखना, मैंने हर कोचिंग में जितने भी कोचिंग में पढ़ाया ना, ये देखा है परफेक्ट चीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे ना इन चीजों में कि इस क्लास की जगह मैं उस टीचर को कर लेता हूँ, उस टीचर की जगह उधर ऑनलाइन कर लेता हूँ, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, इनसे बढ़िया है आप जहां बैठे हो वहां शांति से बैठो। जो सब्जेक्ट वीक रह जाएगा किसी कारण से एंड में या एक्स्ट्रा टाइम में, आप उसको दूसरे टीचर से या ऑनलाइन जैसे भी करना चाहते हो बाद में कर लो, पर एक बार तो आप वो जो एक बैच है उसमें सारी क्लासेस अटेंड करो। कई बच्चे देखना सर मुझे परमिशन दे दो, मैं ना उस उन सर की क्लास में नहीं बैठना चाहता हूँ, मुझे सब्जेक्ट आता है या मुझे उनकी समझ में नहीं आता है। आप देखना बच्चे ऐसी भी बहुत बात करते हैं, इसके कारण उनका जो टैलेंट, भाई तुझे कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तू थोड़ा भी बैठेगा तो 60-70% तो, अच्छा कोई टीचर गलत तो पढ़ा नहीं रहा है, ये भी आप मानते हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अब इसके चक्कर में आप बात बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने के कारण क्या होता है, अपना टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है, और हम कभी भी जो होता है ना इनडिसीजन वाली कंडीशन में पहुंच जाते हैं। कौन सी कंडीशन, इनडिसीजन। जब आप याद रखना लाइफ में सबसे ज्यादा नुकसान कब होगा, जब आप इनडिसीजन वाली कंडीशन, क्योंकि इनडिसीजन की वजह से आपका 15-20 दिन 1 महीना लॉस्ट हो गया, अब आप डिमोरलाइज हो जाते हो उस सब्जेक्ट के प्रति, अरे यार ये तो गया, बहुत नुकसान हो चुका है। तो नुकसान मत होने दो, जैसा समझ में आ रहा है वैसा पढ़ो एक बार, फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, या आपको कोई दूसरे टीचर से हेल्प लेनी है, कोई पुराना टीचर आपको अच्छा लग रहा है, मान लो मेरा पसंद नहीं आ रहा आपको, मान लो एक बार, तो आप जैसे भी एक बार करो ना, पूरी रेगुलर क्लास करो। तो यहाँ क्या होगा ना, आप देखो मैं तो यही चाहता हूँ आपके नंबर आए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे ना तो मैं प्राउड फील करूंगा, इंस्टीट्यूट को फायदा होगा।
क्या फायदा होगा कि अच्छे बच्चे निकलेंगे तो हमें अच्छा फील होता है ना कि यार हम इसी काम के लिए तो बैठे हैं, तो हम थोड़ी आपका नुकसान चाहेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे के अपनी थोड़ी मनमानी कर करके बहुत नुकसान में आए थे। बैठ गए, अब एयर में बैठ गए, कोच बैठ गए, जो तय हो गया सर कोई टेंशन नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, सिलेबस एक बार कंप्लीट होने दो फिर सोचेंगे। फिर उसके बाद भी तो टाइम मिलेगा अपने को, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखो आप 12th के कंपेरेटिव कितनी एज में हो, 12th के कंपेरेटिव आपको देखो बोर्ड का पंगा नहीं है ना, प्रैक्टिकल का पंगा नहीं है, स्कूल जाने का पंगा नहीं है। अभी आपको पता है 12th एयर का भी बैच मॉर्निंग में लगता था, तो अभी पता है स्कूल की इस बार तो और ज्यादा सख्ती हो गई। उन्होंने बुला लिया भाई साहब, कोटा के डम जो लोकल जो स्कूल होते हैं ना, जो सो कॉल्ड डमी जिनको बच्चे वो मानते हैं, उन बच्चों ने वहां क्लास लगा दी, इधर लगा दी, वो कर दिया, ये कर दिया। अब हुआ क्या भाई साहब, और हर सिटी में हो रहा है आजकल, आपने देखा होगा, हर स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नहीं स्कूल आओ स्कूल आओ, तो उनका बेचारों का स्कूल जाने का पंगा, आपको ऐसा कोई पंगा नहीं है। तो भाई इससे बेस्ट टाइम नहीं है, छोटा मोटा चीजें आ रही ना, आप ज्यादा मत सोचो, आप बस चिपक जाओ। और मैंने बेटा हमेशा जिस भी बच्चे की रैंक आई ना, उसको ज्यादा इफ एंड बट करते हुए नहीं देखा है, सर ऐसा सर वैसा। बहुत ज्यादा चूजी बनने वाले बच्चे होते हैं ना, हमेशा नुकसान में रहते हैं। डोंट बी चूजी, मिल गया जो कर लिया, कोई कमी रह जाएगी उसको टीचर से आप एक्स्ट्रा हेल्प ले लो, सर थोड़ा डाउट में और बता दीजिए, सर मेरे को दिक्कत आ रही है, ये आ रही है। फिर उस टीचर से नहीं हो रहा आपको, जो भी आपको सही तरीका लग रहा है, पर किसी भी कंडीशन में क्लासेस मत छोड़िए, इरेगुलर मत होइए, क्योंकि जो इंडिसीजन है ना, वो अल्टीमेटली आपको धीरे 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 पूरा पाइल अप करके पूरा सब्जेक्ट बर्बाद करके छोड़ेगा आपका। तो पॉइंट ये कहना चाह रहा था मैं कि भाई मेरे जो नोट्स हैं, एक बार जो बच्चे बीच में ज्वाइन किए उन सबको मेरा स्ट्रिक्ट, एक तरह से आप मान लीजिए एक स्टेटमेंट है कि आपको नोट्स देखने हैं और जो भी डाउट है वो पूछना है, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, विद इन 3 to 4 5 days कंप्लीट करके रेडी करना है। और प्लस जो जीओसी से अपन लोगों ने कंप्लीट किया था, वहां से जीओसी जो हम लोग कर रहे थे, उनकी जीओसी भी साथ साथ करनी है कंप्लीट, जो मिड में जीओसी में आए थे। अभी तो नहीं आ रही प्रॉब्लम जीओसी में, चल रहा है सही। और नो सर बोल तो रहे हो लेकिन नंबर नहीं आया, तो फिर मैं देख लेना, नो सर नहीं सुनूंगा फिर मैं, मुझे नंबर चाहिए, नहीं आ रहे मुझसे आके पूछो, डाउट रूम डेली टाइम देता हूँ, मुझसे आके पढ़ो, कोई दिक्कत आ रही बात करो, कोई शर्माओ मत। याद रखना, मैं जितना यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है स्ट्रिक्ट बोलता हूँ, तो आपको हो सकता है ऐसा लगे यार उसकी बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, इंडिविजुअली आप मुझसे बात करोगे मैं बहुत सपोर्टिव होता हूँ, मुझे पता है इंडिविजुअली चिल्लाने का कोई मतलब नहीं होता बच्चे पे, राइट। बट हाँ गलती करोगे वहां भी तो वहां डांट सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता हूँ। क्लास में स्ट्रिक्ट रहना इसलिए जरूरी होता है ताकि पूरे बच्चे थोड़े कंट्रोल में रहे, ठीक है बेटा। तो आपकी बस एक आदत होनी चाहिए कि जीओसी पूरी रेडी कर लूं, हाइड्रोकार्बन पूरा रेडी कर लो, ऐसे नहीं है ट्रांजिशन के चक्कर में इस बैच से उस बैच के चक्कर में हमारा सब्जेक्ट बिगड़ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पर्सनल टाइम आके मुझसे बात करो, मैं आपको खुद दूंगा, एक एक बिठा के पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन कल को ये मत बोल देना सर इसलिए हम बीच में आए थे या आपने जीओसी एक्स्ट्रा में पढ़ाई थी तो हमारी वीक रह गई, बहानेबाजी मत करना यार, क्योंकि नुकसान होगा देखो उससे तुम्हारा, और तुम्हारा नुकसान होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप बात करो, पूछो, सब्जेक्ट समझना है, थ्योरी समझनी है, डाउट्स पूछने, मॉड्यूल में कुछ हेल्प चाहिए, डीपीपी में कुछ हेल्प चाहिए, जो भी आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। चलें स्टार्ट करें। चलो तो ये बच्चों टर्मिनल अल्काइन की पीओसी हो गई। पीओसी मतलब वो रिएक्शन जिसमें हमें कोई ऑब्जर्वेशन आता है, जैसे कोल्ड केमेनोफोर बेयर्स टेस्ट याद है, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन आता था, पिंक से कलरलेस या पर्पल से कलरलेस, कई बार पर्पल कलर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्रोमीन Br2CCl4 ब्राउन कलर या रेडिश ब्राउन कलर भी बोलते हैं, डीकलराइज होता है। बोलो मेरे भाई, चलें आगे बढ़े। तो बच्चों ये हमारा एक नॉन एरोमेटिक पार्ट एक तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बेंजीन वाली रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग डाल लो क्या, लिखो एरोमेटिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री, एरोमेटिक केमिस्ट्री। अब बच्चों एक तरह से एरोमेटिक वाला पार्ट मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये नया ही चैप्टर है, इसको पूरा अलग से हेडिंग डाल लो। भाई हमारी यहाँ पर हेडिंग नहीं डलेगी अलग से, वहां तो हाइड्रोकार्बन ही चलता रहेगा, पर एक तरह से याद रखिए ये अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है 4-5 लेक्चर का, ठीक है मेरे भाई। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री ढंग से अपन पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, EAS रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, EAS रिएक्शन। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे क्या, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन से पहले हम पढ़ लेंगे बच्चों क्या, डाईएजोटाइजेशन।
पहले डाइएजोटाइजेशन लिख देते हैं, डाइएजोटाइजेशन, क्या पढ़ेंगे, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। बच्चों उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कपलिंग रिएक्शन। मैं कोशिश करूंगा जितना भी एरोमेटिक पार्ट है वो पूरा यही निपटा दूं, ताकि आगे हम जब भी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन, उसमें जो एरोमेटिक पार्ट है वो रिवीजन के टाइम या प्रैक्टिस के लिए हम यूज कर लें, ठीक है ना। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री क्योंकि एक साथ पढ़ ली जाती है तो बाद में परेशान बच्चा नहीं होता है। एंड में हम बच्चों पढ़ेंगे जैसे मिसलेनियस रिएक्शन या प्रिपरेशन, पहले पढ़ लेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, एटसेट्रा, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे और फिर एंड में थोड़ा सा लिख लेना मिसलेनियस रिएक्शन। इस पार्ट में हमारा पूरा एरोमेटिक केमिस्ट्री चलेगा। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन कौन सा है, ईएस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ईएस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ईएस नहीं, ईएएस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ईएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो स्टार्ट करें, चलिए। मिसलेनियस की स्पेलिंग सही है कि एक बार चेक कर लो, ठीक है। चलो अब बच्चों ये बहुत एक सेपरेट पोर्शन है, यहाँ आपको डिफरेंट टेस्ट फील होगा। यहाँ हम एल्कीन एल्काइन की तरह सिंपल रिएक्शन नहीं, एरोमेटिक की रिएक्शन ही ज्यादातर पढ़ेंगे, तो यहाँ थोड़ा अलर्ट होके पढ़ना है ना। चलिए स्टार्ट करें। अच्छा तो हेडिंग डाल लो बड़े बड़े अक्षरों में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में क्या कहा, ईएएस। बच्चों इसको एसई भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसई। एसई यहां पर एस क्या है, सब्स्टिट्यूशन, और ई यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे आपने सुना होगा एसएन, SN1 SN2 SN, वहां पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का टाइप न्यूक्लियोफिलिक था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन का पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक टाइप है। सब्स्टिट्यूशन के तीन टाइप हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन टाइप इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन टाइप फ्री रेडिकल। जैसे हमने फोटो हैलोजनेशन पढ़ा था तो वहां क्या हुआ था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बोलो सही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोलो बेटा सही है। तो यहाँ पर एस मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। एस मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ई मतलब क्या है, टाइप है ये सब्स्टिट्यूशन का, कौन सा टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे होगा मेरे भाई, हम लोग लेंगे यहाँ पर बेंजीन, क्या लेंगे, बेंजीन, और बेंजीन पर कोई रिएजेंट डालेंगे EY, हाई टेम्परेचर लेंगे, और जो भी कैटलिस्ट लुईस एसिड लेना है वो आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी मेन है कि EY मैंने रिएजेंट लिया और मैंने देखा कि बेंजीन पर H जो है वो रिप्लेस हो गया, H वो रिप्लेस हो गया, कहाँ किससे जुड़ गया, E से, और यहां पर साथ में क्या बन गया, HY। तो क्या बच्चों आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि मैंने Y जोड़ा है, लेकिन Y जोड़ा है लेकिन H को हटाया भी है। तो हटा के जोड़ना क्या होता है, देखो केवल जोड़ता हूं तो एडिशन, लेकिन यहाँ एडिशन नहीं हो रहा है क्योंकि H को हटा भी तो रहे हो आप। तो याद रखो चार टाइप की मेनली रिएक्शन होती है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। तो एडिशन में तो क्या होता है, जुड़ता है, और सब्स्टिट्यूशन में हटा के जुड़ता है। तो किसको हटाया है, H को, किसको जोड़ा है, E को। अब E जब मतलब इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। बोलो यस और नॉट। अब आप बोलोगे सर इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो आओ जरा इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, फिर एक साथ आपके डाउट में बाद में लूंगा। इसको पहले बॉक्स में बंद कर लूं। अब मेरे भाई इसका मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मान लो कि EY कोई रिएजेंट है जो टूटा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट में और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में, बोलो सही है, E+ और Y-। मान लो ये लुईस एसिड की हेल्प से टूटता है वैसे, पर आगे हम देखेंगे कि इसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल हमने अलग अलग मेथड से जनरेट करेंगे, आगे जाके जब इनको स्पेसिफाई करेंगे तब हम बताएंगे। अभी बस आप ये सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल, सोचो बेंजीन पे अटैक कर रहा है। अब बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रोफाइल के भी मेजर 3 केस बताए थे और न्यूक्लियोफाइल के भी 3 केस बताए थे। उसमें हमने कहा था लाइक एटम के बीच में पाई बॉन्ड,
न्यूक्लियोफाइल होता है, याद है? तो बच्चों यहाँ न्यूक्लियोफाइल पहले किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को। अब सारी साइड सेम है, कहीं पर भी अटैक कराओ, सारी साइड सिमेट्रिकल है ना। तो मैंने मान लो ऊपर अटैक करवाया आरडीएस स्टेप में, कौन से स्टेप में? एट हाई टेम्परेचर। तो बच्चों हाई टेम्परेचर पर मैंने देखा कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ठीक है, और H के पास वाले कार्बन, उस वाले कार्बन पर, और यहाँ क्या आ गया? प्लस। तो इसको मैंने कहा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये बच्चों कैसे होगा अभी मैं आगे समझाऊंगा। और अगले स्टेप में Y माइनस एज अ बेस जुड़ गया किसके साथ? H प्लस के साथ, और यहां बाहर निकल गया HY। क्या बाहर निकल गया? HY। और बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो गई, बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो गई। अब बच्चों ये कैसे हुआ आओ जरा समझते हैं, एक मिनट इधर देखना पहले। देखो मान लो मैंने ये पाई बॉन्ड इधर तोड़ा, तो यहाँ क्या है? माइनस। वैसे तो कहीं भी तोड़ो बात एक ही है। तो ये माइनस को मैंने E प्लस से जोड़ा, तो आपको नहीं लग रहा माइनस और प्लस के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बन गया? इस सिग्मा बॉन्ड के बनने के कारण ही इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखो याद रखना, अगर टेम्परेचर नहीं देते हो आप, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को केवल ये अट्रैक्ट करेगा, तोड़ नहीं पाएगा। कौन? इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाई कॉम्प्लेक्स एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स? Pi complex is nothing but just a attraction between pi electron cloud of benzene and electrophile. भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, करेगा नहीं करेगा? तो ये जब अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या बेंजीन इतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देगी? भाई बेंजीन तो एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड होती है ना। तो याद रखना नॉर्मली केवल अट्रैक्ट कर पाएगा, इस अट्रैक्शन को पाई इलेक्ट्रॉन के साथ पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। और ये कब होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा, यानी हाई टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स है। कौन सा ड्राइविंग फोर्स है? हाई टेम्परेचर। बिना हाई टेम्परेचर के बेंजीन क्यों एरोमेटिसिटी लूज करेगी? देखो क्या ये sp3 कार्बन बन चुका है, और sp3 बनते क्या एरोमेटिसिटी लूज हो गई, यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक नॉन एरोमेटिक केटायन है। नॉन एरोमेटिक केटायन है। केटायन है या एनायन है? दूसरी बात बच्चों, क्या ये नॉन एरोमेटिक भले ही है लेकिन रेजोनेंस तो कर रहा है? बताओ क्या यहां से चार्ज यहां पर और यहां से चार्ज यहां पर जाएगा या नहीं जाएगा? देखो प्लस यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, बोलो बेटा सही है। तो तीन जगहों पर प्लस जा रहा है, यानी इसका अगर मैं हाइब्रिड आपसे पूछूं कैसा बनेगा, तो आप कहोगे सर कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, यहां पर डॉटेड लाइन यहां से यहां तक, बोलो मेरे भाई, यहां से यहां तक, बोलो बेटा सही है। और यहां पर क्या आएगा? H, और यहां आएगा E, और यहां आएगा डेल प्लस, यहां आएगा डेल प्लस, यहां आएगा डेल प्लस। दिस इज दी हाइब्रिड ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्योंकि रियल हाइब्रिड होता है या रियल RS होते हैं। तो याद रखना ये चार्ट डीलोकलाइज है, यहां से यहां गया, बॉन्ड तोड़ा, फिर यहां से यहां गया। लेकिन बच्चों यहाँ sp3 कार्बन है तो वापस आ पाएगा क्या? नहीं। इसलिए यहाँ sp3 कार्बन पर डॉटेड लाइन गलती से भी मत बना देना, बोलो हाँ या ना। और चार्ज कितने RS कैरी कर रहा है? 3, तो 3 जगह पर डीलोकलाइज हो रहा है, बोलो हाँ या ना। तो हाउ मेनी RS ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स? 3 RS। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3, बोलो बेटा सही है। तो याद रखना ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड है, नॉन एरोमेटिक केटायन है, नॉन एरोमेटिक केटायन। बच्चों इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरीनियम आयन। कौन सा आयन? अरीनियम आयन। ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजीनियम आयन। कौन सा आयन? बेंजीनियम आयन। ऑल्सो कॉल्ड एज व्हीलैंड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? व्हीलैंड स्ट्रक्चर। व्हीलैंड स्ट्रक्चर। तो दोबारा बोलो इसके सिग्मा कॉम्प्लेक्स के दूसरे नाम क्या क्या है? अरीनियम आयन, बेंजीनियम आयन, व्हीलैंड स्ट्रक्चर। दोबारा बोलो, ये किसके नाम है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स के। किसके नाम है? किसके नाम है? बोलो बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो Y माइनस जो था ना, एक मिनट बाद में नोट करना, आप रुक ही जाओ 2 मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी। यहां Y माइनस बच्चों H प्लस को अगर तोड़ेगा, H प्लस को, तो ये H प्लस एक्सेप्टर है, बेस। तो बेस जो H प्लस ले रहा है, तो बताओ क्या जैसे यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा? तो क्यों ये स्टेप स्लो है, क्यों ये स्टेप फास्ट है? ये स्टेप स्लो इसलिए है मेरे भाई क्योंकि यहाँ एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है, तो बेंजीन रिस्ट्रेट करेगी, रेजिस्ट करेगी अपनी एरोमेटिसिटी लूज करने के लिए, तो बहुत ही स्लो होगा ये।
जबकि यहाँ एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो रही है, तो बेंजीन इसको बहुत तेजी से फॉलो होने देगी। यस और नॉट? तो कई बार बच्चा बोलता भी सर कि Y माइनस केटायन पे जुड़ा क्यों नहीं? तो एल्कीन और एल्काइन जो होती है, एल्कीन और एल्काइन जो होती है वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। यहाँ Y माइनस न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो जुड़ जाएगा कार्बोकेटायन पर तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगी। बोलो यस और नॉट? भाई आपका एक डाउट हो सकता है कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये डाउट पूछोगे आप, है ना? पूछना बनता है, क्योंकि कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर Y जोड़ देता हूँ और यहाँ पर H और E आपने पहले ही जोड़ दिया है, तो मेरे भाई इसमें एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुई कि नहीं हुई? तो याद रखना बेंजीन सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करती है, एडिशन प्रेफर नहीं करती। इसमें तो एडिशन हो गया, तो व्हाई बेंजीन प्रेफर एडिशन, सब्स्टिट्यूशन नॉट एडिशन? क्योंकि हटा के जोड़ोगे तो एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, और यहाँ पर अगर Y माइनस केवल जोड़ दोगे तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? एडिशन हो गया है, तो इसमें एरोमेटिसिटी परमानेंटली लॉस्ट हो गई। बोलो। अच्छा, जब कोई एनायन अपने इलेक्ट्रॉन H को देता है तो बेस कहलाता है, H प्लस एक्सेप्टर है तो बेस। लेकिन अगर कार्बन को देगा, सल्फर को देगा तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस? यहां आप H प्लस इलेक्ट्रॉन दोगे, H प्लस एक्सेप्टर बनोगे, इसलिए यहां मैंने ब्रैकेट में बेस लिखा है और यहां पर न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्यों नहीं हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन क्यों नहीं हुआ? और यहां सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ? लिख लेना, बाय सब्स्टिट्यूशन। बोलो सही है? तो बाय सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिसिटी रीस्टोर। बोलो मेरे भाई, नोट कर लो। और यहाँ एरोमेटिसिटी परमानेंटली लॉस्ट, इसलिए यहां रखना, ये काट दिया है मैंने, नहीं होगा ये। इसका एनर्जी डायग्राम बनाओ। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं एनर्जी डायग्राम में? हाँ जी, एनर्जी। और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, EAS रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स? चेंज इन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट, दे ऑल आर कॉल्ड एज रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। और बच्चों, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको पता लग गया है, किसी भी रिएक्शन का अगर आपको मैकेनिज्म पता लग गया है, तो आपको अगला एक क्वेश्चन उस पर यही बनता है कि बताइए इसका एनर्जी डायग्राम कैसा होगा। तो आपको खुद को हर क्वेश्चन मैकेनिज्म पर एक एनर्जी डायग्राम की आदत होनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। बोलो भाई, डन? किस किस का डन? बहुत बढ़िया। और कोई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इधर किसने बनाया? तुम्हारा क्यों नहीं बना भाई? जल्दी बनाओ ना। ऐसे ना करने से काम थोड़ी चलेगा, जब वो बना सकते तो आपको ही बनाना है। जल्दी। व्हाट इज एनर्जी डायग्राम? देखो सुनो, कैसे बनाते हैं एनर्जी डायग्राम, नहीं आ रहा है तो देखो सीखो। आप ऐसे सोचो कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या बना? इंटरमीडिएट। तो ये स्टेप 1 है, ठीक है। और फिर इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, उससे क्या बना? प्रोडक्ट, वो स्टेप 2 है। जितनी स्टेप्स होती है उतनी ट्रांजिशन स्टेट होती है, मैंने बताया था। अब पहली स्टेप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनर्जी आपकी बढ़ गई। बोलो बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। बोलो, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये क्या है आपका? C6H6, और यहां क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बोलो हाँ है ना? अब बच्चों, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से एनर्जी आपकी ये ऐसे आएगी। तो ये क्या है आपका? C6Hy H5E,
अब आपका डाउट ये आ सकता है कि सर C6H5E जो है वो इस क्यों ज्यादा स्टेबल है C6H6 से, तो थोड़ी देर के लिए मान लो, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में भी R प्लस, इलेक्ट्रोफाइल में भी RCO प्लस, इलेक्ट्रोफाइल में भी NO2 प्लस, NO प्लस, राइट, X प्लस, और न्यूट्रल भी होता है जैसे कि SO3। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोफाइल ये होंगे, तो क्या आपको नहीं लग रहा बेंजीन पर एक्स्ट्रा रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे? ये सब या तो बेंजीन पर क्या करेंगे, एरोमेट रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसका जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा जब जुड़ेगा तो बेंजीन पर। बोलो, ऐसे आर जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा अल्फा एच अगर होंगे, तो स्टेबिलिटी स्लाइटली और बढ़ जाएगी, क्योंकि एरोमेटिक तो दोनों ही है, एरोमेटिक तो रिएक्टेंट भी है, एरोमेटिक प्रोडक्ट भी है, लेकिन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि वो रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको नीचे लिखेंगे। बाकी इसका ट्रांजिशन स्टेट ये 1 होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 होगा। बताओ बच्चों, क्या हमने बताया था ट्रांजिशन स्टेट दोनों में से कौन सा ऊपर होता है? आरडीएस वाला। तो ये तो आपको याद आ गया होगा सभी को। अच्छा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? तो आप ही मुझे बताइए, नॉन एरोमेटिक लेस स्टेबल होगा या एरोमेटिक? तो जो लेस स्टेबल होगा उसकी एनर्जी ऊपर होगी। क्या ऐसे ही सोचोगे? समझ आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना, जितने स्टेप है उतने ट्रांजिशन स्टेट बनाकर ऐसे स्टेप्स बना लिया करो। ये ऐसे, ये देखो 1, एक ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे 2। अब किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है ये आरडीएस से डिसाइड कर लिया करो ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको ऊपर लिख दिया। फिर इसमें रिएक्ट इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट आपका कौन है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। वो नॉन एरोमेटिक है तो लेस स्टेबल होगा। बोलो हाँ या ना? चले आगे, बोलो। अच्छा, इंटरमीडिएट आपका कौन है ये भी पूछेगा आपसे रिएक्शन का, तो हम बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन है इस रिएक्शन का? व्हाट इज इंटरमीडिएट? जो बीच में बना। तो बीच में कौन बना? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बोलो यार, कितने आरएस बन रहे थे इसके? 3। हाइब्रिड कैसा बन रहा था पता लग गया? बोलो, बहुत बढ़िया। एरोमेटिक था या नॉन एरोमेटिक? केटायन था या एनायन था? तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है ना, तो रेडी रखो अपने आप को। अच्छा, आरडीएस स्टेप कौन सा था? फर्स्ट स्टेप, या मैं बोल सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बोलो हाँ या ना? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज आरडीएस। बोलो बेटा सही है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज आरडीएस। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? चलो अगला पॉइंट मुझे एक बात बताओ, ड्राइविंग फोर्स क्या है रिएक्शन का? क्यों रिएक्शन हुई? ड्राइविंग फोर्स मतलब आगे क्यों बढ़ रही रिएक्शन? तो मैं बोलूंगा भाई हाई टेम्परेचर है। बोलो हाँ या ना? बिना हाई टेम्परेचर के बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करेगी। ये प्राइमरी हाई ड्राइविंग फोर्स है। एक और ड्राइविंग फोर्स है जो सेकेंडरी है, जो प्राइमरी नहीं है। वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या बच्चों सिग्मा जो कॉम्प्लेक्स था उसमें क्या सिग्मा बॉन्ड बन रहा था? अब आप लॉजिकली सोचो कि पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये पाई बॉन्ड ही ना, देखना इधर, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या सिग्मा बॉन्ड? तो टेक्निकली सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये भी तो रिएक्शन को ड्राइव कर रहा है फॉरवर्ड। लेकिन ध्यान रखना ये प्राइमरी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये प्राइमरी होता तो बिना हीट के भी होना चाहिए था, जो कि नहीं होता है। बोलो सही है? तो हाई टेम्परेचर एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इज दी ड्राइविंग फोर्स। आ रहा है सर समझ में या नहीं आ रहा है? पक्का? और याद भी होता जा रहा दिमाग में? तो समझने के बाद तुरंत ये सोचो मुझे ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो बच्चों। रेट ऑफ ईएस, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कब ज्यादा होगी? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बोलो हाँ या ना? स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि आरडीएस स्टेप का जो इंटरमीडिएट होता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। तो प्राइमरी कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो अपनी आरडीएस के इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। और ये क्योंकि केटायन है या एनायन है? तो बताइए, अगर बेंजीन पर कोई ऐसे ग्रुप जोड़ूं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जैसे कि +I +M +H, तो बच्चों क्या इस केटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे? बोलो हाँ या ना? जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो क्या इसकी स्टेबिलिटी को घटा देंगे? तो ऐसे ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे कौन से? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप जैसे -I -M -H, ये ग्रुप क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज।
बोलो हाँ या ना। तो ध्यान रखना एक बात और, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। ये भी बोल सकता हूं भाई, अगर मैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, वैसे तो वो ज्यादा सही तरीका है, ठीक है। अब इधर देखना एक बार बोर्ड पर, सोचो बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 तरह की बेंजीन है। कितने तरह की बेंजीन है, 3। एक में केवल बेंजीन रिंग है बीच वाली, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल पहले अट्रैक्शन किससे फील करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, और मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या अटैक भी बढ़ जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, डायरेक्ट हम इससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात फंसी, कंफ्यूजन हुई, तो याद रखना सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही बना के देखना, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन फंसे तो दिमाग मत लगाओ, मैकेनिज्म लगाओ। आपकी बुरी आदत क्या है, आप चीजों को ना बहुत दिमाग, इतना दिमाग लगा लेते हो, इतना दिमाग लगा लेते हो, भाई बहुत प्रीशियस है यार, इतनी जल्दी खर्च मत किया करो इसको, है ना। और सब कुछ लगा लेते हो इतना कि उससे आधे टाइम में शायद मैकेनिज्म लग जाता, पर आपने मैकेनिज्म नहीं लगाऊंगा सर। तो याद रखो, जब भी कोई क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट हो, दोबारा बोलो क्या, जरा सा भी डाउट हो, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म लगाने लग जाओ, तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है। मैकेनिज्म आपको क्या होगा, इससे क्या लगाने की स्पीड बढ़ेगी, आदत बनेगी, और धीरे धीरे आप मैकेनिज्म खुद ही बोलने लगेगा, देख भाई तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं तुझे। क्या बोलेगा मैकेनिज्म, मैं देता हूं इसका आंसर, देख आ जा तू मेरे पास। तुम मुझसे बात करते नहीं हो मैकेनिज्म से, तुम मैकेनिज्म से बात करना सीखो। क्या, मैकेनिज्म से बात, लेकिन उससे पहले फ्रेंडली बिहेवियर तो रखना पड़ेगा। और फ्रेंडली कब होगे, जब आप उससे हाय हेलो करोगे। तो हेलो हाय किया करो उससे, उसको लिख कर देखा करो। आप बुरा मत मानना, आप शॉर्टकट में करना पसंद करते हो, तो वो गलत तरीका है। क्या आगे बढ़ा जाए, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लें एक दो, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों सारे, ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। तो फिर से बोलो इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है, आर प्लस, आर सी ओ प्लस, एनओ टू प्लस, एनओ प्लस, एक्स प्लस, एसओ थ्री। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जब इलेक्ट्रोफाइल आर प्लस होगा। इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसको बोलेंगे नाइट्रेशन, क्या लेंगे, नाइट्रे, इसको नाइट्रोसाइलेशन, इसको हेलोजिनेशन, इसको सल्फोनेशन। ये सब पढ़ेंगे आगे, अगली क्लास में स्टार्ट होंगे, तो बड़ा लंबा टॉपिक है। फिर ऐसे हमने कहा इंटरमीडिएट कौन है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स कौन कौन है, और रेट ऑफ ईएस किस पर डिपेंड करेगी, और जो कि किससे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, किससे घटेगी। बोलो चले आगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड फटाफट से क्वेश्चन कंपेयर कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। कंपेयर रेट ऑफ ईएस, कंपेयर रेट ऑफ ईएएस और एसई रिएक्शन, ईएस और एसई रिएक्शन, ठीक है। तो बताओ, अगर मैंने बेंजीन पर यहां पे लगा रखा है NH2, यहां पर लगा रखा है CHO,
डीपीपी कल डिस्कस करेंगे मॉर्निंग वाली जब भी फर्स्ट क्लास होगी तो डीपीपी अवॉइड ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम होता है फर्स्ट क्लास में, है ना। अभी बस इतना ही कर लो, फिर अगली क्लास में इसमें और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें भी, क्योंकि अभी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं तो अगली क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले आप इस वाले का बताओ बच्चों, क्या आपको नहीं लग रहा कि एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये क्या लगा रहा है, इस पे प्लस एम भी लगा रहा है और माइनस आई भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है तो माइनस आई, और लोन पेयर दे रहा है तो प्लस एम। अब एम और आई में डोमिनेट नॉर्मली कौन करता है, तो क्या आपको नहीं लग रहा रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हम बोलेंगे रेट ऑफ ईएस बढ़ेगी। और इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस एम माइनस आई लग रहा है, बोलो यार। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन दोनों तरह से ही निकाल रहा है, माइनस आई से भी निकाल रहा है और माइनस एम से भी निकाल रहा है, तो आपको नहीं लग रहा ये रेट को घटा देगा। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। बोलो हाँ है ना। अगले वाले में देखो, बोलो बेटा। देखो सिंपल है, इसका आंसर यही आएगा 1 2 3 या ABCDEFG जो भी है। कैसे, देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इधर ध्यान देना बोर्ड पर, ये एनायन है, आपको पता हो तो एनायन का प्लस एम बच्चों ज्यादा होता है, फिर उसके बाद न्यूट्रल का, तो एनायन और न्यूट्रल में ज्यादा प्लस एम किसका है, एनायन का। अब न्यूट्रल और न्यूट्रल में क्या उसका ज्यादा प्लस एम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि सेम पीरियड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं और डिफरेंट पीरियड में साइज, तो दोनों सेम पीरियड के हैं, तो सेम पीरियड में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इजीली लोन पेयर देगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ा रहा है, ये थोड़ी और कम बढ़ा रहा है। बोलो हाँ है ना। और इधर मिथाइल भी बढ़ा तो रहा है, लेकिन ये क्या लगा रहा है, प्लस आई प्लस एच, तो बताओ एम और एच तो बहुत पीछे चले जाएंगे, सॉरी आई और एच तो एम से। यहां कुछ नहीं हो रहा, यहां पर हेलोजन एक्सेप्शन होते हैं, आपको याद होगा, इनका माइनस आई डोमिनेट करता है इनके प्लस एम पर, क्या आपको पता है। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे या डीएक्टिवेटिंग, जबकि इससे इधर वाले सारे क्या होंगे, एक्टिवेटिंग। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट नेट बढ़ा रहे हैं तो एक्टिवेटिंग, नेट घटा रहे हैं तो डीएक्टिवेटिंग। बोलो हाँ या ना। अब NO2 तो निपटा ही देगा, माइनस आई और माइनस एम। बोलो हाँ या ना। तो हम बोलेंगे क्या यही ऑर्डर हो जाएगा बेटा, समझ में आ गया। चलो ऐसे ही मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, क्यों, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कितने अल्फा एच है, 3, और यहाँ कितने अल्फा एच है, यहाँ कितने अल्फा एच है, और यहाँ कितने अल्फा एच है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि ज्यादा प्लस आई से आंसर देखोगे या ज्यादा प्लस एच से। कितने बच्चों ने आंसर ये वाला सोचा था, दिल से बताना कि सर मुझे भी ये लग रहा था ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये रिएक्टिव होगा, देखो ध्यान सुनो, प्लस आई इसका ज्यादा है लेकिन प्लस एच इसका ज्यादा है, तो पहले प्लस एच देखा करो और एच से पहले एम देखा करो, एम मतलब मीजोमेरिक, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लो, इसमें फंसता है बच्चा एग्जाम में। बोलो सही है। ऐसे लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ,